माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Matters under Rule 377. Shri Vijay Bahal. Honorable Member Vijay Bahal ji. जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। Yes. सर, माननीय सभापति जी, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि और कृषक के बगैर भारत की पहचान अधूरी है। सही मायने में यही दोनों भारत के आधार हैं। रासायनिक खेती के दुष्परिणाम की वजह से आज पूरी दुनिया जैविक खेती की ओर अग्रसर है। बहुत से राष्ट्र पूर्णतः जैविक राष्ट्र घोषित किए जा चुके हैं। क्योंकि भारतीय कृषि परंपरा का पुरातन आधार ही जैविक रहा है, इस कारण यहाँ की मिट्टी में जैविक खेती में बेहतर उपज की संभावना ज्यादा है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस दिशा में पहल करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। इसी तारतम्य में सिक्किम राज्य को देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, जैविक खेती को लेकर बन रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में कहना चाहूंगा कि आमतौर पर हमने देखा है कि खेती कार्य के लिए डीएपी की आवश्यकता बड़े पैमाने पर पड़ती है, परंतु इसके लिए हम काफी हद तक आधारित हैं। आपका सब्जेक्ट के प्राम के ऊपर है सर, जैविक खेती प्राम के ऊपर मैं आ रहा हूं सर। ओनली सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास जैविक खाद। आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट आप भाषण करो। जैविक प्राम खाद है सर। आपका सब्जेक्ट भाषण करो। वही है सर, प्राम खाद का है। जैविक सब्जेक्ट के बाहर अलाउ नहीं करे हैं। ओनली सब्जेक्ट सिर्फ वही है सर। आप सब्जेक्ट को पढ़ के सब्जेक्ट को पढ़ने जी। आपका एक अप्रूव टेक्स्ट दिया था, लोकसभा सेक्रेटरी के अप्रूव टेक्स्ट दिया था, वो अप्रूव टेक्स्ट आप रीड करो। सर मैं वो दिया था, लेकिन और मैं रिप्लाई और दिया था। श्री प्राम खाद डीएपी की तरह ही उपज की पैदावार बढ़ाने में सहायक है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्राम खाद का उपयोग किसान प्लीज कंक्लूड। ओके जी। श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे 377 पे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर का मुख्य एवं बड़ा रेलवे स्टेशन अजमेर में संचालित है। उक्त रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त रेल यातायात सुविधाओं के साथ साथ नई ट्रेनों के संचालन के साथ साथ संचालित ट्रेनों के विस्तार, इनके नामकरण कराने की महती आवश्यकता हेतु आप रेल मंत्रालय से रेल बोर्ड के निम्नांकित बिंदु पर सक्षम एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु आगामी बजट 2022-23 की विभागीय कार्य योजनाओं में सम्मिलित कराकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कराकर मुझे अनुरोध कराएं। नंबर 1, अजमेर से आबू रोड तक मेमू ट्रेन का संचालन प्रारंभ करावें। इस हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे को मेमू रेवकों की उपलब्धता कराते हुए आवश्यक बजट का प्रावधान स्वीकृत करावें। नंबर 2, उदयपुर अजमेर हरिद्वार ऋषिकेश दूरगामी ट्रेन संख्या 19,609, 19,610 का संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जा रहा है, जिसे सप्ताह में 7 दिन संचालित करावे। इस हेतु उत्तर रेलवे की सहमति एवं रेलवे बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। नंबर 3, अजमेर जम्मू तवी ट्रेन संख्या 12,413, 12,414 का संचालन कटरा तक विस्तारित कराकर अजमेर राजसमंद भीलवाड़ा नागौर संसदीय क्षेत्र के श्रद्धालुओं को लाभान्वित करावें। नंबर 4, जयपुर प्रयागराज ट्रेन नंबर 12,403, 12,404 प्रतिदिन का संचालन अजमेर या पुष्कर तक विस्तार कराकर देश के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों को आपस में जोड़ा जाए। नंबर 5, अजमेर तिरुपति बालाजी और चेन्नई के मध्य द्विसाप्ताहिक ट्रेन का नवीन संचालन प्रारंभ करावें। वर्तमान में जयपुर जोधपुर जाकर
संचालित ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती है। नंबर 6, अजमेर से संचालित गाड़ी संख्या 12,988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण अजमेर के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 19,607, 19,608 मदार अजमेर कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण विश्व विख्यात जगत पिता ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्मा एक्सप्रेस किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री नरेंद्र कुमार जी। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। नियम 377 के अधीन सूचना गाड़ी संख्या 12,505/06 कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के विस्तार से राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, जयपुर के प्रवासी सीधे पूर्वोत्तर से जुड़ सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में सीकर झुंझुनू से पूर्वोत्तर हेतु ही सीधी कनेक्टिंग रेल सेवा नहीं होने से संपूर्ण यात्रियों को बस द्वारा दिल्ली, जयपुर, आगरा जैसे शहरों तक यात्रा कर पूर्वोत्तर हेतु नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र मेल से यात्रा करनी पड़ती है, जो काफी कष्टदायी और असुविधाजनक रहती है। बुजुर्ग महिलाएं तथा सीमा के प्रहरी सैनिकों को भी इस कारण से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि विदित है कि झुंझुनू में सेना में अनेक सैनिक अपनी सेवाएं देश के हर कोने में दे रहे हैं। ऐसे में उनकी यात्रा में भी इस प्रकार सीधी रेल न होने से व्यवधान रहता है। चूंकि 12,505/06 रेल का प्राथमिक अनुसरण कामाख्या में होता है तथा आनंद विहार टर्मिनल पर ये रेल करीब 10 घंटे यार्ड में स्थान घेरती है। इस रेल को एक रैंक बढ़ाकर आसानी से झुंझुनू, सीकर के रास्ते जयपुर भेजी जावे और सैनिक एक्सप्रेस झुंझुनू के लिए 3 दिन जाती है, उसको नियमित की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री देवीकृष्ण जी। ऑनरेबल मेंबर श्री देवीकृष्ण जी। श्री मितेश रमेश भाई पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हजीरा पोर्ट सूरत पोर्ट गहरे पानी का तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल और मल्टी कार्गो डीप वाटर पोर्ट है, जो भारत के सूरत से लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ LNG सुविधा चालू है, जबकि कार्गो पोर्ट विकासाधीन है। महोदय, हजीरा पोर्ट सेंट्रल गुजरात के वडोदरा, भरूच, पंचमहाल, मेरे मत विस्तार आनंद आदि जिलों जहां के बहुत सारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनके लिए कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से बहुत अहम साबित होने वाला है। आनंद डिस्ट्रिक्ट जहां दालों की और चावल और फूड प्रोसेसिंग का बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और वहां से दाल और चावल और फूड इंडस्ट्रीज से काफी निर्यात का बड़ा केंद्र है। उनके लिए अफ्रीका जैसे कंट्रीज से और काफी सारे कंट्रीज के लिए हजीरा कार्गो पोर्ट शुरू होने से व्यापार वर्तमान से ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गुजरात विशेषकर वडोदरा और आनंद डिस्ट्रिक्ट से नजदीक कार्गो पोर्ट मुंबई 450 किलोमीटर है और कंडला पोर्ट 400 किलोमीटर पड़ता है, जबकि हजीरा पोर्ट 200 किलोमीटर की दूरी पे है। महोदय, आपके माध्यम से संबंधित विभाग को आग्रह करना चाहता हूं कि हजीरा पोर्ट के तेजी से विकास एवं कार्गो सुविधा को दूरस्थ कर शुरू करने हेतु तुरंत कदम उठाए जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री ऑनरेबल मेंबर श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरपासों में थोड़ी वर्षा से भी पानी भर जाने की समस्या को अनेक बार विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाया गया है। इस समस्या का अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है तथा परिणाम स्वरूप बरसात के मौसम में इन अंडरपासों से जुड़े गांव मुख्य मार्गों से पूरी तरह कट जाते हैं तथा सभी ग्रामवासियों, विशेषकर किसानों, बीमार व्यक्तियों तथा बच्चों को अत्यधिक कठिनाई होती है। माननीय सभापति जी, मेरठ में खरखौदा मोहिद्दीनपुर मार्ग जनपद का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर खरखौदा रेलवे स्टेशन के निकट ही रेल मार्ग पर अंडरपास निर्माणाधीन है। अंडरपासों के उपरोक्त अनुभव के कारण नागरिकों को आशंका है कि इस मार्ग पर बनने वाले अंडरपास में ही पानी भरेगा तथा संपूर्ण क्षेत्र का आवागमन बाधित हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग पर यातायात के आवागमन को ध्यान में रखते हुए
खरखौदा रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेल मार्ग पर एक ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री बीबी पाटिल। Thank you. I would like to bring to your kind notice, sir, that in my Telangana state there are about 475 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya schools and 96 junior colleges, educating near about 1,71,000 girl students. This is the great contribution of government, Beti Bachao, Beti Padhao. These schools are run by 60% central government and 40% state government contribution, sir. Near about 14,250 women employees work round the clock for the divine aim, but the government is not doing justice to these workers, sir. Employees work round the clock, but very low salaries are paid to them, and moreover, they have no job security as they are appointed on contractual basis. I request the Honorable Minister to provide justice to the KGBV workers by giving equal salary and equal work, and to regularize the KGBV workers at the earliest, sir. Thank you, sir. Thank you. Honorable member Sri Girish Balachandra Bapat. सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, महाराष्ट्र में पूना में मैं पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेट्रो काम चालू होकर मेट्रो चालू हो गई। पूना एक इम्पोर्टेंट सिटी है जिसमें 60-70 लाख की आप आबादी। रीड करो। किया ना सर? भाषण नहीं है, रीड करो। हाँ, करता हूँ। Maharashtra Metro has stated continuing survey and planning of the phase 2. It is preparing a DPR and extend the existing 33.1 kilometer phase 1 and 82.2. So we have given the list of Vana, Chandani Chowk, Ramwadi, Wagholi, Hadapsar, Swargate. So I am requesting to the Finance Minister, Urban Minister and Housing Minister to start the phase 2 immediately, because it will be a convenient for the Pune people, and whatever DPR we have prepared for it, that it will get sanctioned immediately. Thank you. Thank you. Honorable member Sri L.S. Surya. Surya ji. नहीं, मेरा सुभाष जी बढ़िया। 9 नंबर तेजस्वी सूर्या जी नहीं। नेक्स्ट श्री सुभाष चंद्र बघेरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। भारत सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का मंतव्य रखती है, परंतु इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनिवार्यता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए राजस्थान में भीलवाड़ा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। भीलवाड़ा संपूर्ण विश्व में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। मेगा टेक्सटाइल पार्क हमारा हक है। भीलवाड़ा में 9 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह बनता है तथा 1 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। यहाँ देश भर से कपड़ा व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। भीलवाड़ा कपड़े की बड़ी तथा बढ़ती हुई मंडी है, इसलिए आवश्यक है कि भीलवाड़ा को मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात मिले। मेगा टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा का अधिकार है, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए एकाधिक स्थानों के प्रस्ताव राज्य सरकार से पुनः लिया जावे तथा टेक्सटाइल मंत्रालय सर्वे के पश्चात उसमें से एक स्थान का चयन करे। यह न्याय संगत होगा तथा भीलवाड़ा के साथ न्याय होगा। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री राजू बिस्ता जी। धन्यवाद सर। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के कई जिले आज खराब स्वास्थ्य सुविधा के कारण पीड़ित है। हमारे क्षेत्र में अधिकांश लोग चाय के बागानों में काम करते हैं और बाकी बचे हुए लोग ज्यादातर जो पहाड़ी खेती है उस पर निर्भर करते हैं। चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनकी प्रतिदिन केवल 205 रुपया ही मिनिमम वेज भुगतान किया जाता है। इतनी कम आय के साथ हमारे लोगों के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में यदि परिवार का एक भी सदस्य अस्वस्थ हो जाए तो मानो पूरे परिवार पर एक मुसीबत जैसा पहाड़ टूट पड़ता है। और पश्चिम बंगाल की मौजूदा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ही जर्जर स्थिति में है और राज्य सरकार बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को ठीक कराने में पूरी तरह नाकाम है। स्टाफ हो, बेड, डॉक्टर्स या मेडिकल रिसोर्सेस की भारी कमी और अभाव है। हमारे क्षेत्र के लोग इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में यात्रा करने में असमर्थ है। चाय बागान श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से चाय बागानों में ईएसआई अस्पताल की स्थापना करने के लिए अनुरोध करता हूं। साथ ही मैं उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए नए एम्स और साथ ही साथ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को जो जिला अस्पताल है उसको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने का निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री खगेन मुर्मू। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में बाढ़ एवं कटान की समस्या की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मालदा जिला का अधिकांश भाग गंगा और फुलहर नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एवं कटान के कारण तमाम गांव जैसे महानंदा टोला, बिलाईमारी, काहला, देवीपुर, उत्तर दक्षिण भाकुरिया इत्यादि गांव को बाढ़ एवं कटान के दौरान बहुत ही क्षति का सामना करना पड़ता है। महोदय, महानंदा टोला बिलाईमारी गांव गंगा नदी से 100 मीटर के दूरी पर बचा हुआ है एवं कई गांव जो नदी में विलीन हो चुके हैं वो है मालदा जिला के केबी झाबोना ग्राम पंचायत, जंजाली टोला, खारवरना, रसटोला, जबुनतला, रामायणपुर, रोहिमारी, कुलीदियारा, हुसैनपुर, चीना बाजार, दुर्गाराम टोला, चौधरीपाड़ा, अनुपनगर इत्यादि गांव। महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा और फुलहर नदी के बारे में कटान की रोकथाम के लिए मेरे द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बार अवगत कराया। अभी तक कटान की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थायी कार्य योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए तथा अभी तक जो लोग कटान से प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं उनको पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटान के कारण उनको हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री सुशील कुमार सिंह जी। ऑनरेबल मेंबर श्री मोहन भाई कल्याण जी कुंडारिया जी। नॉट देयर। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर हीना विजय कुमार हाविद। Thank you, Honorable Chairperson, sir. The young athletes from my constituency have been performing exceptionally at national and international level tournaments by winning gold, silver and bronze in various events. There have been consistent demands from students and young people concerning sports infrastructure in my constituency of Nandurbar, which is a tribal-dominated area and also an aspirational district with low human development index. In order to promote a culture of fitness and sports, along with ensuring adequate infrastructure for sports activities in my constituency, there is a need to start a Sports Authority of India Centre at Nandurbar, the proposal for which has already been forwarded by the state government of Maharashtra. In addition to this, there is also a demand for laying of 400-meter synthetic
athletic track under Urban Sports Infrastructure Scheme at District Sports Complex, Nandurbar. The creation of these facilities will bolster the training facilities for athletes, and I request the government to kindly expedite the functioning of Sai Center and synthetic track for the benefit and development of our athletes who will be trained as medal prospects in the future. The development of adequate infrastructure will also further the aim of a fit and healthy India, which has been a flagship program of our Prime Minister. Thank you. Honourable Member Sri Ram Kripal Yadav ji. Not there, not present. Sri Vidyut Baran Mahatab ji. धन्यवाद सभापति महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर झारखंड के अंतर्गत एक प्रस्तावित जलमार्ग चंडील सुवर्णरेखा नदी से टाटानगर होते हुए हल्दिया पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा तक भी इस जलमार्ग को जोड़ा जा सकता है। ज्ञात हो कि मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए देश भर में 100 जलमार्ग की सूची मेरे संसदीय क्षेत्र का ये मार्ग भी शामिल किया गया। महोदय, ये मेरे संसदीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जलमार्ग सिद्ध होगा, क्योंकि ये एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें टाटा टेल्को, ट्यूब, 3 प्लेट जैसे दर्जनों बड़े उद्योग है। वहीं मध्यम और लघु उद्योग भी हजारों में स्थापित है, और इस कारण इस मालवाहक का सबसे बड़ा क्षेत्र साबित हो सकता है। इसलिए इसका शीघ्र पूर्ण होना आवश्यक है। अतः महाशय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या हो, और साथ ही ये भी बताने की कृपा करें कि यह जलमार्ग यात्रियों के लिए कब तक चालू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती होती है। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हुई थीं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी चिंता न करते हुए मरीजों की सेवा की और कोरोना की हर लहर में लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत सरकार के अथक प्रयास से आज देश में कोरोना के मामले बहुत कम हैं और टीकाकरण अभियान ही 184 करोड़ तक पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों में कोरोना के मरीजों की कमी के कारण संविदा पर नियुक्त हुए इन चिकित्सकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया जा रहा है, जिससे यह चिकित्सक बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि लाखों की संख्या में नियुक्त हुई इन चिकित्सकों और कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करते हुए इनकी सेवाओं का नियमितीकरण के साथ इनको नियुक्त किए गए पदों पर स्थायी नौकरियां दी जाएं, जिससे हमारे देश के डॉक्टर पेशेंट रेशो को सुधारा जा सके और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े और आयुष्मान भारत का सपना साकार हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Chairman. There is a strong demand for various underground passages and ROBs in various places in Raigad and Koraput district of Odisha as follows. The rail underground passes at kilometer 121/9 to 121/10 near Narigaon, Chatua GP, addressing 15 plus villages between Darliput railway station and Gorapur railway station of Koraput Visakhapatnam railway line. Railway underground passes at Musariguda near North and Manbad station in Marmar GP in Koraput Visakhapatnam rail line. Rail underground passes at Kerandiguda, Chancharaguda of Bisamkotak GP in Bisamkotak block, Raigada district. Rail underground passes at Lattaguda of Chatigona GP in Raigada district. Rail underground passes at Sanno Brundabadi of Bhatpur GP in Raigada district. Rail underground passes near mile number 308/17 at Maji Halma of Chatigona GP in Raigada district. Rail overbridge in Munigada town. I would like to request the Ministry of Railways to kindly look into the matter and approve the above projects to mitigate the sufferings of the people. Also, I would like to request the Ministry of Railways to ensure that train stoppage at Laxmipur Road station be restored at the earliest. It's a genuine demand of the people. It's almost 2 years and there is hardly any progress on Raigada Rail Division. I would like to request the government to approve the DPR the earliest. Thank you, sir, for giving me the opportunity. Honorable Member Advocate Ador Prakash. Honorable Member Sri Tirunavakar sir. So thank you, Mr. Chairman, sir, for giving this opportunity to raise the important matter under Rule 377. So the broad gauge conversion
of Thiruvarur, Aranai, Karaikudi, this section of Southern Railway was completed in 2019. However, the train services have not yet resumed because of the pandemic and non-deployment of gatekeepers at level crossings. Nearly rupees 1,000 crore was spent for this project. Unnecessary delay is causing hardships to about 1 crore people of 7 districts along this route. So railways have planned to engage ex-servicemen on contract basis to man the level crossings. However, due to demands from various quarters, Trichy division has invited applicants from retired paramilitary also. It is learned that during medical tests, they were not entertained, stating that only ex-servicemen will be considered for the posting. The paramilitary personnel have contended that they had all the courage and vigor to guard all frontiers of the country. I wonder whether they do not have the capabilities to guard the railway gates. They normally do not get opportunities in getting employment in civil duties, and they deserve due consideration. Moreover, it's not a high-tech job. Local unemployed youths with necessary training can also be recruited. I shall therefore humbly urge upon the Honourable Minister for Railways to resume regular train service on Thiruvarur Karaikudi section immediately and engage paramilitary personnel and local jobless youths also in guarding the unmanned level crossings. Thank you, sir. Thank you. Honourable members, yes, Jnanadrivam ji. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, தாமிரபரணியின் ஒரு சிறு கிளை நதி கோதையாறு ஆகும். கோதையாறு நதி 2 கிளைகளாக வடக்கு கோதையாறு 959 மீட்டர் உயரத்தில் உற்பத்தியாகி தெற்கு கோதையாறுடன் சமவெளியில் கலக்கிறது. மழை காலங்களில் ஒவ்வொரு வருடமும் வெள்ளம் ஏற்படுவதால் அதிகப்படியான வெள்ள நீர் கடலில் கலக்கிறது. தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களுக்கு கோதையாறின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் அமைத்து தனிக்கல்வாய் மூலம் தண்ணீர் வழங்குவது மட்டுமே தீர்வாகும். இத்திட்டம் செயலாக்க வடிவம் வரும்போது கால்வாய், குளம் ஆகியவற்றால் 9091 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெற வாய்ப்புள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு மட்ட அளவு மற்றும் மண் தன்மை ஆய்வு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு வடிவமைப்பு கருத்தமைப்பு முடிக்கப்பட்டுள்ளது. நில ஆர்ஜிதம் செய்யவிருக்கும் வனப்பகுதி ஈடாக அரசு நிலம் மற்றும் வருவாய் காடுகளை வனத்துறைக்கு மற்றும் மாற்றம் செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது. விக்ரமசிங்கபுரம் கிராமத்தில் கோதையாற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்க திட்டம் அமைக்க மத்திய அரசு சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 800 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டுகிறேன். நன்றி. Thank you. Honourable Member Dr. Sanjeev Kumar Singhari. Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise a matter under Rule 377 relating to social justice for Budaganjangam community of Andhra Pradesh. Sir, empowerment and development of marginal sections of the society is the commitment enshrined in our constitution. But the fact is, many marginal sections are pushed down due to incoherent and inconsistent decisions. I am talking about Budaganjangam community, also called as Beda community. The community was recognized as scheduled caste in Part 1 of the Constitution in SC and ST Act 1976. It was listed at serial number 19 in undivided Andhra Pradesh scheduled caste list. Also, it is listed in Karnataka scheduled caste list at number 98. Yet the community is denied the benefit of SC reservation. Most of them are wandering job seekers and many of them survive by storytelling profession called Jangamakatalu. They are in the lowest stratum of the society, both socially and economically. They stay far away from villages and in temporary shelters. They are often humiliated by untouchability. So many committees like Lokur Commission, Ramchandra Rao Commission, Usha Mehra Commission and Motilal Commission have confirmed their presence in 13 districts of Andhra Pradesh. But in AP Reorganization Act 2014, Budaganjangam community was removed from the scheduled caste list. This is one of the consequences of unfair division of Andhra Pradesh. Sir, this is the final punch on the poor and marginalized Budaganjangams, which has crippled and pushed them to the corner of the society. They are feeling that injustice is meted out to them and is against the vision of
father of Indian Constitution, Dr. Ambedkar, and father of nation, Mahatma Gandhi. Sir, I request the Government of India to consider the long-pending demand of Budaganjangams for inclusion in SC list. Jai Hind. Honorable Member Srimati Pradima Mandal ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to read the matter under Rule 377. Sir, I would like to draw the kind attention of Honorable Railway Minister towards the hardship faced by the railway commuters of Chautkhali area. Chautkhali falls between Taldi and Canning stations on the Shialda-Canning line. Despite having halt station, it is lying unoperational. This has been causing inconvenience to the villagers, students and daily passengers of the area. After 8 years of persuasion and request to the then railway ministers, the platform construction has been completed, but even after that, the station is non-functional. The severity of the pandemic has decreased to a commendable degree, resulting in the increased need of an operational halt station. Thus, I sincerely request the Honourable Railway Ministers to take necessary steps and make the Chautkhali halt station functional as soon as possible. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Kripal Balaji Tumne ji. धन्यवाद स्पीकर महोदय। केंद्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड को विभिन्न सरकारी संस्थानों, संघों और कारखानों के कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि में प्रशिक्षित करने के लिए नागपुर में स्थापित किया गया था। देश के केंद्र में स्थित नागपुर शहर के महत्व को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1958 में बोर्ड की स्थापना की थी। तब से इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके कार्यालय हर राज्य में है और इस पर नियंत्रण नागपुर से होता है। मुख्यालय में प्रोफेसर कर्मचारी है जो उद्योग में औद्योगिक प्रबंधन और कर्मचारियों की भागीदारी और प्रशिक्षित संगठनों के प्रतिनिधियों के गठन के महत्व को सिखाते हैं। 1914 से इस मुख्यालय को दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है। ये नागपुर उन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की कर्मभूमि है। अगर ये दिल्ली जाता है तो ये अन्यायकारक है। यह कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका विरोध किया है। महोदय, नागपुर की इस महत्वपूर्ण संस्था को स्थानांतरित करने से उद्योग जगत को नुकसान होगा। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी श्रमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय नागपुर से दिल्ली में स्थानांतरित करने पर पुनर्विचार करे और इस मुख्यालय को नागपुर में रहने देने के लिए उचित कदम उठाए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री कौशलेंद्र कुमार। ऑनरेबल मेंबर श्री अनुभव मोहन जी। ऑनरेबल मेंबर श्री राम शिरोमणि वर्मा। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 377 के अधीन सूचना पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर जिले की विधानसभा श्रावस्ती, भिनगा, गैसड़ी, तुलसीपुर, बलरामपुर के असिंचित पथरीली एवं तराई क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होना एवं पीने योग्य स्वच्छ पानी न होने के कारण सारी फसलें सूख व बर्बाद हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है तथा पीने योग्य स्वच्छ जल नहीं मिलने के कारण उन्हें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में सिंचाई के लिए सरकारी नलकूपों की व्यवस्था एवं पीने योग्य स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी व पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री मोहम्मद फैसल।
Thank you very much, Chairman Sir, for allowing me to read the matter under Rule 377, and this is pertaining to the land snatching away with the land of the scheduled tribe of Union Territory of Lakshadweep. The unprecedented and massive land acquisition notice now being issued by the District Collector in Lakshadweep Islands during the last few months are several times more than the total land acquired by the administration for various developmental activities, including tourism projects during the last 75 years. Majority of the tribal land is going to be acquired for the purpose of tourism activity alone and is going to be handed over to non-tribal multinationals in total disregard to the protection that has been guaranteed to us by the founding fathers of our Constitution. Total area of land notified by the present administration is to the tune of nearly 52 lakh square meter, including inhabited and uninhabited islands, and the areas now identified for new projects. This is in addition to the land already taken by the administration through acquisition and lease from the locals for the developmental activities during the last 75 years. Sir. If the land used for the construction of roads and free space of 1.5 meters stipulated from the edge of the road and the 20 meters NTZ surrounding the islands is taken into consideration, 50% of the lands in few islands have already been lost by the inhabitants. All the above notifications are without following the codal formalities of the Land Acquisition and Rehabilitation Act 2013 and Integrated Island Management Plan. Therefore, I urge upon the government, the Home Ministry and the Tribal Affairs Ministry to take note on this issue against the Scheduled Tribe Community Act's Atrocities Act, Union Territory of Lakshadweep, and please intervene to stop such proposal where the Scheduled Tribes' lands are being acquired unnecessarily. Thank you. Honourable Member Dr. M.B. Abdul Samad Samadani ji. Thank you, sir, for permitting me to raise the matter of fuel price hike. Sir, the fuel price hike is not a normal price hike issue. It has become the worst example of allegedly looting the people of the country. Never and never it happened like this kind of increasing prices of petrol, diesel and CNG on a daily basis. And kerosene. Sir, as a result of this, prices of all essential commodities are rising. The new policy adopted by the government for the so-called systemization of 800 drugs is also resulting in rising of their prices. The common people are undergoing the worst kind of financial suffering that has already affected the well-being of each and every walk of their life. Sir, it is reported in the media that oil companies lost about $2.25 billion in revenue for keeping fuel prices in hold during the elections in 5 states. So it is apprehended that this price hike may be for the purpose of compensating the same. There must be an end to it, and this House should discuss it. Sir, I request the government to take urgent action to control the situation and roll back prices. Thank you, sir. Okay. Now, House is taking up 0 over matter.